एवरीवन वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आपके पास आज लेकर आए हैं लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स का हमने आपको बताया था, इंग्लिश लिटरेचर में पूरा समंदर भरा पड़ा है। अब पूरा समंदर तो हमें याद होने से रहा, हमें क्या करना होगा? हमें मेहनत तो करनी है, लेकिन दिमाग से मेहनत करनी है, गधे वाली मेहनत नहीं करनी है। सो हम क्या करेंगे? इम्पोर्टेंट टर्म्स उठाएंगे और उनको याद करेंगे। सो स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले हमने इम्पोर्टेंट टर्म्स लिए, ये सिमली। सिमली फिगर ऑफ स्पीच भी होता है। सिमली को पहचानने का बिल्कुल सिंपल तरीका क्या होता है? सेंटेंस में लाइक या एज इस टाइप का वर्ड लिखा रहता है। पूरे सेंटेंस में ये वाले वर्ड ढूंढ लो, आप एकदम से टिक कर सकते हो कि ये सिमली है। अब सिमली होता क्या है? इसमें कंपेयर किया जाता है टू डिफरेंट थिंग्स को, और जो कंपेयर किया जाता है वो कंपेयर करने का वर्ड उसमें लिखा रहता है। जैसे कि अगर हम हिंदी में कहें तो ये होता है सिमली उपमा, यानी कि उपमा अलंकार जो होता है वो ये सिमली ही है। उपमा अलंकार में क्या होता है? जैसे कहते हैं कि उसका जो चेहरा है चांद के समान सुंदर है। तो यहाँ पे चांद के समान, चांद के ये वर्ड यूज किया ना, चांद के समान। अगर उसके चेहरे को चांद ही मान ले कि उसका चेहरा तो चांद है, तो वो सिमली नहीं होगी, वो वहाँ पे रूपक होगा, यानी कि मेटाफर होगा। यहाँ पे क्या हुआ? चांद के समान सुंदर है। सो समान यानी कि लाइक या एज, वो वर्ड यूज हुआ ना, तो उसी से हम पकड़ लेंगे कि ये सिमली है। सिमली को पहचानना बिल्कुल सिंपल है। लाइक एज वर्ड ढूंढिए सेंटेंस में और टिक कर दीजिए। नेक्स्ट हम उठाते हैं मेटाफर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेटाफर अभी हमने आपको बताया था सिमली और मेटाफर्स में अंतर। इसमें क्या होता है? लाइक और एज का वर्ड यूज, लाइक एज वर्ड का यूज नहीं होता है। अभी उसी एग्जांपल से हमको आपको समझा दें। जैसे उसका चेहरा जो है, उसका चेहरा चांद जैसा है। तो अब क्या हुआ? यहाँ पे उसकी जो फेस को है चांद ही मान लिया, चांद के जैसा या चांद के समान वो वर्ड यूज नहीं किया, डायरेक्ट चांद ही मान लिया। जैसे ही इज माई सन, ये सन मतलब सूरज वाला है, कि वो तो मेरा सूरज है। सो वो उसको ये नहीं कहा कि वो मेरे सूरज के जैसा है, नहीं, उसको डायरेक्ट सन मान लिया, यानी कि लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं किया। तो वो उसको ही हम मेटाफर कहेंगे। तो ये तो हमारा सिमली और मेटाफर हुआ। जो सिमली, इसके वर्ड से पता चला, सिमली याद रखना सिंपल है। सिंपल और सिमली का जो ये अल्फ़ाबेट्स मैच हो रहे हैं। तो सिंपल यानी सिंपल क्या है? लाइक और एज वर्ड हमें मिले तो सिंपल, और नहीं मिले तो मेटाफर। तो ऐसे हम इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन, इसे हम इसका जो हमारा राइमिंग साउंड आ रहा है, रिपीटेशन, यानी कि किसी चीज़ का रिपीटेशन। अब किसका रिपीटेशन है वो हम देखते हैं। रिपीटेशन फर्स्ट वर्ड्स एंड साउंड। एलिट्रेशन में क्या होता है? इसमें जो फर्स्ट वर्ड, वो फर्स्ट वर्ड या लेटर ले सकते हैं, उसका रिपीटेशन होता है। वो पूरे हमारे सेंटेंस में 2 या 3 बार आया रहता है, तो वही एलिट्रेशन होता है, यानी कि रिपीटेशन होता है। जैसे कि ये है हमारा एग्जाम्पल, क्रूक कॉन्स्पायर विद द किंग किंग। और हाँ, एक बात इसमें ये भी है, ये जैसे कि यहाँ पे सी है और यहाँ पे के है, तो जरूरी नहीं है कि वर्ड का ही रिपीटेशन हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तो साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, क्यों? यहाँ पे क्रूक है और यहाँ पे किंग है, लेकिन साउंड क्या है? क आ रहा है ना साउंड तो दोनों में। सो वर्ड में वर्ड और साउंड दोनों का रिपीटेशन, मतलब दोनों का ही रिपीटेशन हो सकता है। ऐसा नहीं कि वर्ड का ही रिपीटेशन हो या साउंड का रिपीटेशन हो। वही हमारा एलिट्रेशन हो जाएगा, यानी कि एलिट्रेशन से याद रखना, एलिट्रेशन रिपीटेशन, किसी चीज़ का रिपीटेशन हो रहा है फर्स्ट। लेकिन इसमें क्या याद रखना है? जो हमारा फर्स्ट वर्ड होगा, फर्स्ट लेटर होगा, उसी का रिपीटेशन होना चाहिए। क्योंकि एलिट्रेशन के जैसे ही दो और हैं, एक है
कॉन्सोनेंट्स और एक है एसोनेंट्स। अब इनमें भी रिपीटेशन होता है। अब इनमें कौन सा रिपीटेशन होता है वो हम आपको समझाते हैं। देखो, सबसे पहले हम लेते हैं एसोनेंट्स। एसोनेंट्स क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ वोवल्स। चलो एसोनेंट्स को छोड़ो, पहले हम कॉन्सोनेंट्स देखते हैं। कॉन्सोनेंट्स होता है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट। ये इसके वर्ड से पता चल रहा है ना, कॉन्सोनेंट। तो रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, ये तो बिल्कुल इजी है, आपको समझ में आ जाएगा, देखते ही पकड़ लोगे आप। कॉन्सोनेंट, वोवल और कॉन्सोनेंट। वोवल हमारे ए ई आई ओ यू होते हैं, बाकी सब हमारे कॉन्सोनेंट हैं। तो जहाँ पे कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होगा वो हमारा कॉन्सोनेंट्स हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे शारा, सेव्ड, सर्फिंग, शार्क। अब हमने आपको एलिट्रेशन में बताया था फर्स्ट लेटर का रिपीटेशन होना जरूरी है, या फिर साउंड का। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट नहीं देखना है हमें। हम यहाँ पे हो रहा है हमारा जो रिपीटेशन हो रहा है वो कॉन्सोनेंट। अगर हमें कॉन्सोनेंट ढूंढना है तो अब हमारा कॉन्सोनेंट क्या हुआ? आर। और आर हमारा शारा में भी है, सर में भी है, सर्फिंग में भी है, शार्क में भी है, इन सब में है ना। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सोनेंट्स हुआ। अब कॉन्सोनेंट्स को तो हमने अब पहचान लिया कि जो हमारा रिपीटेशन होगा वो वोवल नहीं, कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होगा। सेकंड हम देख लेते हैं। इसमें हम एलिट्रेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा लेटर है वो भी रिपीट हो रहा है। सो अगर हमारे पास ऑप्शन एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंट्स आए तब तो भाई कॉन्फ्लिक्ट वाली कंडीशन आ जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन कॉन्सोनेंट्स है या अलग से है उसका एलिट्रेशन का, तो उन दोनों में से एक है तो एलिट्रेशन लगाएंगे, अगर कॉन्सोनेंट्स है तो कॉन्सोनेंट्स लगाएंगे। सेकेंड हमने बताया था आपको एसोनेंट्स क्या है। एसोनेंट्स रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड। अब कॉन्सोनेंट्स हमने आपको पहले इसलिए समझाया क्योंकि इसमें कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होता है, तो आपको ये तो आसानी से याद रह जाएगा। और एलिट्रेशन आपको हमने बताया था फर्स्ट लेटर रिपीट होना है या साउंड रिपीट होना है, वो आपको याद रह जाएगा। अब बचा क्या? एसोनेंट्स। एसोनेंट्स यानी कि रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड। तो जो बचा उसमें एसोनेंट्स, इसमें यानी कि वोवल साउंड का रिपीटेशन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपलसरी, ये नहीं है कि स्टार्टिंग या फर्स्ट लेटर में रिपीटेशन हो, जैसे कि एलिट्रेशन में होता है। इस तरह का कोई कंपलसरी नहीं, वो सिर्फ एलिट्रेशन में ही कंपलसरी है कि फर्स्ट लेटर का स्टार्टिंग में रिपीटेशन होना कंपलसरी है। अब इसका एग्जांपल है थाई किंगडम कम विल बी कम। यहाँ पे क्या हो रहा है? एसोनेंट्स में किसका रिपीटेशन हो रहा है? डम, कम, कम साउंड आ रहा है ना, वोवल साउंड। जैसे कि ओ, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है। सो हमारे वोवल्स ए ई आई ओ में से ओ साउंड वोवल का रिपीटेशन हो रहा है, यही हमारा एसोनेंस है। सो आई होप आप इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा से समझेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब कुछ लोग क्या होते हैं, राइम और रिदम में कंफ्यूज रहते हैं। अब इन दोनों में भी काफ़ी डिफरेंस है। अब राइम क्या है? राइम जो होता है, जो कोई भी पोएम या सॉन्ग मान लीजिए, उसका जो लास्ट वर्ड होता है उसका साउंड मैच होना राइम होता है। जैसे कि ये देख लीजिए, हमने दो लाइनें लिखी हैं। बिफोर द मंथ ऑफ मे स्प्रिंग कम्स स्लोली अप दिस वे। अब लास्ट वर्ड हमारे क्या है? मे एंड वे। ये दोनों मैच हो रहे हैं ना, इनका साउंड मैच हो। मतलब जरूरी नहीं कि दोनों वर्ड ही सेम हो, बस साउंड मैच होना जरूरी है, वही हमारा राइम कहलाएगा। राइम को हम क्या कह सकते हैं? इन्हें कह सकते हैं तुकबंदी। हिंदी में इनको तुकबंदी बोलते हैं, यानी कि जो लास्ट वर्ड है इनका साउंड मैच हो रहा है। और रिद्म क्या हुआ? रिद्म होती है लय।
जैसे पोइट्री को किस लय से गाया जा रहा है वो उसकी रिदम होती है। सो यही हमारे राइम्स और रिदम में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम एपिथालमियम। अब ये क्या है भला? एपिथालमियम यानी कि मैरिज सॉन्ग अपॉन द ब्राइड चैम्बर। अब इसको कैसे याद करें? एपिथालमियम, हम इसको वैसे याद करें, थाल निकाल लेते हैं इसमें से, थाल वर्ड। जैसे कोई जैसे शादी के टाइम रिबन कटता है, थाल लेके जाते हैं, या उसकी आरती उतारते हैं तब थाल लेके जाते हैं। सो उसी से इस वर्ड से निकाल लेते हैं थाल, यानी कि मैरिज सॉन्ग एपिथालमियम। इसका जो इसको सबसे शुरू में किसने लिखा था? एडमंड स्पेंसर ने लिखा था। एपिथालमियम वर्ड आप एग्जाम में आए, ये भी मतलब आ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि इसका बिगिनर कौन है, इसको सबसे पहले लिखा था किसने? तो वो लिखा था एडमंड स्पेंसर। अब इसको कैसे याद रखें कि एडमंड स्पेंसर ने लिखा? ई वर्ड पकड़ लीजिए, एडमंड और ये एपिथालमियम, यानी कि इससे याद रहेगा हमें कि एपिथालमियम को एडमंड स्पेंसर ने लिखा था। तो ये क्या हुआ? थाल यानी कि मैरिज सॉन्ग होता है। और सेकंड हम देख लेते हैं प्रोथालमियम। इसको भी हमने एक साथ रखा है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। प्रोथालमियम यानी कि शादी के बाद का गीत। अब आपको थालमियम तो हमने याद दिला दिया था कि मैरिज सॉन्ग होता है। अब इसमें प्रो याद रखना है हमको, शादी के बाद का जो गीत होता है उसे प्रोथालमियम कहते हैं। इन दोनों में भी एक साथ हमने कंपेयर करके आसानी से डिफ्रेंशिएट करके समझ लिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्री वर्स। फ्री वर्स के तो वर्स से ही क्लैरिफाई हो रहा है कि ये मतलब क्या है? कोई वर्स जो फ्री हो, यानी कि इसे वर्स लिबरे भी बोलते हैं। लिबरे यानी कि आज़ादी, फ्रीडम। सो मतलब ऐसी कोई पोइट्री जिसको किसी भी रूल्स में ना बंधा गया हो, कोई रूल ना हो उसमें। जैसे जैसे जापानीज वर्ड है, कई बार पूछ लिया जाता है जो हैकू वर्ड है ये किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो ये जापानीज है। अब हैकू क्या होती है? ये होती है शॉर्ट स्टोरी, थ्री लाइंस की होती है। ये शॉर्ट पोएम होती है, सॉरी, एक शॉर्ट पोएम होती है जो 3 लाइंस की होती है। अब इसको कैसे याद रखेंगे 3 लाइंस की होती है? अब हैकू यानी कि अब इसको हाय समझ लो, जैसे हम किसी को हाय बोलते हैं। अब हमारी लैंग्वेज में तो हाय है, लेकिन अब जापानीज की लैंग्वेज थोड़ी हट के होती है, तो वो समझ लो कि वो बोल रहे हैं हैको, यानी कि वो भी हाय बोल रहे हैं। तो हाय में कितनी लेटर हुए? 3। तो उसी से याद रहेगा कि इसमें 3 लाइंस होती हैं इस पोएम में। अब आप कहोगे 3 लाइंस तो टैसिट में होती है। अब टैसिट भी देख लेते हैं। टैसिट क्या होता है? टैसिट 3 लाइंस का स्टेंजा होता है, और ये क्या है? ये पोएम है। सो यही डिफरेंस है टैसिट और हैकू में। एक होता है हमारा टेजा रीमा। अब टेजा रीमा को भी हम देख लेते हैं। टेजा रीमा क्या होता है? इसमें 3 लाइन्स है, जैसे 3 लाइन्स ये हुई, 3 लाइन्स ये हुई, 3 लाइन्स ये हुई। सो इनमें क्या होता है? पहले इसका हम राइमिंग स्कीम देख लेते हैं क्या होता है। ए बी सी बी, यानी कि जैसे हमने कोई ए क्या हुआ? बीइंग लिख दिया। कोई हमने जैसे यहाँ पे पोएम है उसके लास्ट में एक वर्ड है बीइंग, फिर यहाँ पे लाइन है, फिर वर्ड है डेड, फिर यहाँ पे पूरी लाइन है, फिर वर्ड है फीलिंग, फिर कोई लाइन है, फिर रेड, यानी कि इसे हम ए मान लेंगे, ये बी है, ए बी फिर ए, यानी कि बीइंग और फीलिंग सेम हो रहे हैं, यानी कि ए और ये डिफरेंट हो तो ए बी ए, ये हुआ राइमिंग स्कीम। फिर उसके बाद है रेड थो बेड। अब ये बी और बी ये सेम हो रहे हैं, अब थो यहाँ पे अलग होगा तो बी सी बी। तो इसी से हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा राइमिंग स्कीम इस सीक्वेंस से चल रहा है। सो 3 लाइन्स राइमिंग स्कीम जो होती हैं वो फर्स्ट और थर्ड, यानी कि ये पहली है और ये तीसरी, ये जो फर्स्ट और थर्ड की इनकी राइमिंग
स्कीम मैच होती है, इनकी जो राइम है वो मैच होंगी। अ बीइंग, फीलिंग, डेड, रेड। पहले पैराग्राफ में जो पहली 3 लाइन्स थी उनमें पहली थर्ड से जो सेकंड वाली है वो जो हमारा सेकंड 3 लाइन्स का जो स्टेंजा चलेगा उसकी पहली वाली लाइन से मैच करेंगे। तो ये होता हमारा टेट्रा रीमा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें।